हमारा पहला टॉपिक प्रतिशया के ऊपर। प्रतिशया के ऊपर लोग पूछ रहे थे कि पहला क्वेश्चन ये था कि इसमें पंचमहाभूत का सिद्धांत कैसे लगता है और इसकी चिकित्सा कैसे होती है। अब देखो, इसको एकदम सिंपल भाषा में आप देखो कि प्रतिशया में क्या हो रहा था। प्रतिशया जैसी व्याधि है जो हम लोग उस प्रकार की व्याधि में जाते हैं कि जहां शीत गुणात्मक जो दोष है, यानी कि आप गुण है, उसकी बहुत ज्यादा वृद्धि होती है। और हम देखिए कि शीत गुण किसके पास ज्यादा होता है, तो वायु के पास और कफ के पास। अगर वायु बहुत ज्यादा डोमिनेंट रहे तो हम उसको ड्राई एलर्जिक राइनाइटिस कहते हैं, कि जिसमें में भी आपको जो है नेजल कंजेशन सिम्टम ज्यादा मिलता हो, जिसमें नेजल ड्राइनेस सिम्टम्स ज्यादा मिलता हो, जिसमें नेजल इचिंग सिम्टम्स वगैरह ज्यादा हो, तो इसे हम हमेशा ऐसा मानते हैं कि ये एलर्जिक जो है ये वात प्रधान है। शीत गुण ऑफकोर्स रहेगा, बट वायु को लेके ज्यादा प्रधान रहता है। वायु के अंदर रुक्षता ज्यादा रहती है, इसलिए जितने भी हम लोग ड्राई सिम्टम कहते हैं, यानी कि ये ऐसे एलर्जिक राइनाइटिस है जो ज्यादा करके एट द एंड साइनोसाइटिस में कन्वर्ट होते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात समझने की है कि वात प्रधान अगर शीत गुण रहे तो वो हमेशा इस तरह के सिम्टम्स को लेके जाते हैं। और अगर सेम शीत गुण है लेकिन वो शीत गुण कफ दोष के कारण है, तो उसमें आपको नेजल सिक्रीशन ज्यादा मिलेगा, आपको म्यूकस सिक्रीशन ज्यादा मिलेगा, उसमें छींके वगैरह बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट मिलेगा, यानी कि वो प्रोडक्टिव है, यानी कि वहां म्यूकस सिक्रीशन भी हो रहा है, भले वो स्टिकी हो रहा है पर हो रहा है। अब इससे मतलब क्या निकलता है, डिफरेंस क्या निकलता है? डिफरेंस हमेशा ऐसा निकलता है कि जब भी आप किसी वातज प्रतिशया की ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हो, वहां अपेक्षा ऐसा की जाती है कि वहां ज्यादा करके जो है नस से ज्यादा का उपयोग किया जाए, यानी कि मैं ये क्रॉनिक प्रतिशया की बात कर रहा हूँ। यहाँ जो है वात काफी ढंग से काम करता है, क्योंकि यहाँ वात प्रधान है और तेल किसी ना किसी ढंग से जो है ये वात के जो है उष्ण तो है ही, बट उसके जो दोष प्रकोप फैक्टर है उसको भी कंट्रोल करता है। इसलिए हम इसे नस्य को एक तरह से इम्यूनोमॉड्यूलेटर मानते हैं, यानी कि उस नासा के मार्ग पे जो भी वायु प्रकोपित हुआ है वो हमेशा एक तरह से आप मानिए कि वो नस्य से ही जाता है। अब क्या होता है जब कफ प्रधान हो या जहां प्रोडक्शन वगैरह बहुत ज्यादा होता हो, तो ऐसे जगह पर हम कोई ऐसा ड्रग यूज करते हैं जिसके अंदर अग्नि महाभूत प्रधान हो और थोड़ा सा शोषक कार्य करे। अब मैं इधर कषाय रस को प्रोमिनेंट दूंगा या तो मैं कटु रस को दूंगा। अब मेरा इसमें एकदम सिंपल फॉर्मुलेशन है, कषाय रस में तभी यूज करूंगा अगर मैं कोई मिनरल मेडिसिन यूज कर रहा हूँ, जैसे मैंने पहले भी बताया, क्योंकि मिनरल मेडिसिन के अंदर ही अग्नि होती है। तो भले वो स्वर्ण माक्षिक हो, भले आपका वो यशक भस्म हो, या आप उसमें जो है मंडूर यूज कर रहे हैं, जैसे मैंने पहले एग्जांपल बताया। तो ये सब चीजें जो है ना, ये बहुत एक्यूट एलर्जिक राइनाइटिस के सिम्टम्स को कम करती है। दूसरी तरफ अगर आप देखें कि लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो है ये हमेशा इस तरह से चलती है कि जिसमें ज्यादा करके फोकस जो होती है वो होता है कि कोई ऐसा ड्रग जो दोनों के ऊपर काम करे। तो वात और कफात्मक दोनों संप्राप्ति पे एक तरह से काम करने वाली जो है वो मैंने पहले भी बताया कि वो मकर ध्वज है। तो मकर ध्वज जो बिल्कुल भी हम स्टडी नहीं करते थे, बिल्कुल भी नहीं पढ़ते थे एलर्जिक राइनाइटिस में। इवन अभी भी आप बहुत लोग अगर उसमें बात करें कि क्या एलर्जिक राइनाइटिस के लिए ट्रीटमेंट क्या है, तो हमारे मुंह से यही निकलेगा कि आप या तो यष्टि मधु चालू करो, या तो सीतोपलादी चालू करो, या तो तालिस आदि चालू करो। लेकिन जैसे हमने पहले बताया कि जो संख्या संप्राप्ति है आपका मकर ध्वज का, ये दोनों के संप्राप्ति पे अच्छे से काम करता है, और यही बात है हमारा डिस्कशन। तो ये हुआ पहला क्वेश्चन, और आपके भी कोई क्वेश्चन है तो आप पुट फॉरवर्ड करो। क्वेश्चन नंबर 2 जो था, जो किसी ने पूछा था कि प्रैक्टिस में यूज करते समय क्या ऐसा ड्रग है प्रतिशया के अंदर जो कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो, यानी कि उनका पूछना ऐसा था कि क्या हम अम्ल रस को, यानी कि जो नॉर्मली कहते हैं कि विटामिन सी को एज ए इम्यूनिटी बूस्टर दे सकते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो मैंने पहले भी बताया कि विटामिन सी का जो है इम्यूनिटी बूस्टर रोल उतना हमें आयुर्वेद के अनुसार देखने नहीं मिलता। ऑफकोर्स कुछ फॉर्म पे करता है, क्योंकि जैसे मैं लेक्चर में बताया कि अम्ल रस जो है एक तरह से अग्निवर्धन करता है, एक तरह से स्रोतस के अंदर थोड़ा सा आर्द्रता लाता है, मूड वातानुलोमन है। लेकिन ये जब आपको प्रतिशया होते रहे या आपको कास होता रहे तो उस जगह पर अम्ल रस बिल्कुल काम नहीं आती। अब बात ऐसा है कि लोग कहते हैं कि
विटामिन सी देने से तो हमारे पेशेंट को तो कुछ होता नहीं है, हम तो देते हैं। तो आपको एक चीज समझना है कि विटामिन सी आयुर्वेद ऐसा सेपरेट नहीं मानता। हम जो विटामिन सी की गोली खाते हैं, अगर आप उसका नेचर देखो तो विटामिन सी या एस्कॉर्बिक एसिड जो है एक्सट्रैक्ट है, और वो बहुत ड्राई फॉर्म पे होता है। तो मे बी वो एक्सट्रैक्ट फॉर्मूला जो है वो आयुर्वेद के अंदर नहीं बोला है। आप अगर ऐसा देखे जाए कि जैसे आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, आप कभी भी जब अम्ल रस का सेवन करते हैं, यानी एक तरह आपके पास अम्ल रस है नींबू, एक आपका अम्ल रस है संतरा। अभी आप बोलो कि दोनों के अंदर एस्कॉर्बिक एसिड है, दोनों के अंदर जो है विटामिन सी है, तो ये दोनों एक साथ काम करेंगे, पर नहीं। आयुर्वेद के अनुसार जो अम्ल रस होता है उसके बाद भी कुछ उसे गुणधर्म होता है, जैसे क्षार गुणधर्म। क्षार गुणधर्म मतलब ऐसा नहीं कि भेदन और पाटन करना हमेशा। क्षार गुणधर्म मतलब कि उस अम्ल रस के अंदर भी दो प्रकार के विपाक होते हैं, या तो अम्ल विपाकी होगा या कुछ क्षार बनेगा। तो इसलिए क्षार, जैसे आप कभी ऑरेंजेस वगैरह चीज खाओगे तो आपको ना उल्टा एसिडिटी में और रिलीफ मिलेगा और आपको कम लगता है, क्योंकि उनका क्षार नेचर है। उसका विपाक होने के बाद थोड़ा अलग बनता है। यही रीजन है कि दोनों के जो एक प्रकार से विपाक है वो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो मॉडर्न के अंदर नहीं दिया हुआ है। लेकिन ऑल इन ऑल, इन शॉर्ट अगर पूछा जाए तो अम्ल रस अभी भी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के अनुसार कहीं नहीं बैठता। इवन आप संहिता ओपन करके भी देखो तो अम्ल रस का उल्लेख ना तो आपको श्लोक में मिलेगा, ना तो आपको कास व्याधि में मिलेगा, ना वात व्याधि में मिलेगा। यानी कि इस रस का बहुत ज्यादा उपयोग प्राणवशोथस को एज अ इम्यूनिटी बूस्टर काम नहीं करता। फिर एक क्वेश्चन जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जो जिसके ऊपर मैंने चेक किया था, वो क्वेश्चन था कि फिर से उसी बात के ऊपर कि हमें ना पंचकर्म कैसे सिलेक्ट करना है। तो पंचकर्म सिलेक्ट करते समय एलर्जिक राइनाइटिस के अंदर मैंने, अगर उस लेक्चर में आपने देखा होगा तो मैंने दो पैटर्न बताया था। पंचकर्म सबसे पहला जो चॉइस होगा वो होगा नस्य कर्म। लेकिन किसी भी एक्यूट राइनाइटिस कंडीशन के अंदर आप नस्य नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वो हमेशा आम युक्त होता है। क्रॉनिक पंचकर्म में 7 दिन के अंदर पेशेंट का कुछ नहीं होता, ये मैं आपको पहले ही बताया। जैसे फॉर एग्जांपल, एक कॉमन प्रोटोकॉल क्या है? कॉमन प्रोटोकॉल ऐसा है कि आपको अगर किसी एलर्जिक राइनाइटिस पेशेंट के अंदर नस से चालू करना है तो 7 दिन का पहले अणु तेल, फिर उसको 7 दिन का गैप, फिर 7 दिन का जो है आप उसके अंदर एक तरह से वचादी तेल उपयोग कर सकते हैं, फिर 7 दिन का गैप, फिर अणु तेल। या अगर आपको जो है शोधन तेल नहीं यूज करना है तो आप कंटिन्यूस अणु तेल का 7 दिन, फिर 7 दिन गैप, फिर 7 दिन यूज कर सकते हो। रीजन ये है कि स्नेह साथ में नहीं होना चाहिए। पर ये फॉर्मूला उसी के लिए अप्लाई होता है जो ओपीडी के अंदर पेशेंट को बुला के पंचकर्म कर रहा है। ऐसा मिनिमम आपको 3 से 4 सेटिंग लगता है एलर्जिक राइनाइटिस के अंदर डिफरेंस आने में, फर्क आने में। इवन आप उसके अंदर ये भी डाल दो कि डीएनएस में फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है। क्या आपको एलर्जिक सिम्टम में फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। अगर आपको टर्बिनेट हाइपरट्रॉफी, उसमें भी फर्क पड़ता है, उसमें भी फर्क पड़ता है। किसी को म्यूकोसल जो है पॉलिप हो, उसमें फर्क पड़ता है, उसमें भी पड़ता है। यानी कि जो पंचकर्म प्रोसेस नस्य का है, शोधन यानी कि वचा तेल और अणु तेल, दोनों का एक तरह से ऊपर नीचे अल्टरनेटली हम लोग यूज करते हैं। अब इसमें कोई पूछ रहा था, एक और क्वेश्चन था कि वचादी तेल कब यूज करना है और कब नहीं। तो वचादी तेल आप वहीं डालिए जहां आपको स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी ज्यादा दिख रही है, यानी डीएनएस के अंदर स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी है, तो आप यूज कीजिए। यानी कि अणु तेल 7 दिन गैप, वचा तेल 7 दिन गैप, ये यूज कीजिए। लेकिन इसमें मैंने तब भी डिस्कशन में एक उनको बताया था कि वचादी तेल कभी भी पेशेंट को घर पे यूज करने के लिए मत दीजिए। घर पे यूज करने के लिए या तो आप अणु तेल या पंचेंद्रिय वर्धन तेल, क्योंकि वचादी तेल जैसा या खाली प्लेन वचा तेल या शुंठी जो है तेल का नस से बना के कोई यूज करता है, ये सब पेशेंट सेल्फ लेगा और बाय चांस कोई कॉम्प्लिकेशन आया तो पेशेंट ब्लेम करता है। तो कोई भी शोधन नस जो है या प्रदमन नस से जनरली हम पेशेंट को ओपीडी बेसिस पे काफी अवॉइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किसी ने पूछा था सेम टू सेम कि मैंने जब बताया था कि प्रतिशया के अंदर घृतपान करना चाहिए, तो लोगों का क्वेश्चन था कि अगर नया प्रतिशया है क्या उसके अंदर भी घृतपान यूज करना चाहिए। तो मेरा उसके ऊपर क्वेश्चन एकदम सिंपल है कि नया प्रतिशया अगर बहुत ज्यादा दोष युक्त है, हमेशा दोष युक्त ही होता है, तो उसमें आप 5 to 10 ml घृतपान करा सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप अगर रेफरेंस पढ़ेंगे तो आप जो 5 ml to 10 ml है, ये कुछ भी नहीं है। यानी कि आपका जो शमन मात्रा है, दोष शमन मात्रा है,
ये जो नॉर्मली 20 to 30 ml मिलता है उससे भी 1/3 है। तो आप 10 ml ग्रुथ कहीं भी किसी भी तरह से एक्यूट राइनाइटिस के अंदर आप यूज कर सकते हैं, बशर्ते आपके पेशेंट की एपिटाइट होनी चाहिए। जिस जगह पर एपिटाइट नहीं है, बिल्कुल भी अग्निमंद है, वहां घृत से ज्यादा त्रिकटु या पिंपली जैसे कल्प बहुत ही फायदेमंद नजर आते, लेकिन दोनों काम करते हैं। लेकिन कितनी बार हमको पेशेंट ऐसा मिलता है कि सर ये बार बार होते रहता है, ये तो अभी चालू हुआ और अभी 2-3-3-4 दिन तक मतलब परेशान करेगा। तो उसमें आप खाली पंचतिक्त घृत का आप खाली 10 ml भी डेली मॉर्निंग में दे सकते हैं। तो ये मोनिका का क्वेश्चन था जो मैंने इसका आंसर दिया। मुझे उनका नाम याद आया कि आप नवी प्रतिशा के अंदर भी घृतपान दे सकते हैं। 10 ml शमन मात्रा होता है। भले हमको थियोरेटिकली पढ़ाया जाता है कि ये 2 आप अग्निमांद के अंदर नहीं दे सकते, नवीन के अंदर नहीं दे सकते, पर जैसे मैंने पहले भी बताया कि 10 ml यानी कि आप एक और श्लोक याद कीजिए कि अल्प मात्रा पे जो अग्नि मतलब घृत होता है वो हमेशा अग्निवर्धन होता है, वात शामक होता है, शरीर को बल देता है, ओज देता है। तो यानी कि 10 ml आपका ये मात्रा, इवन आप बोले कि 80 मात्रा उससे भी कम मात्रा है, तो आप किसी भी पेशेंट के यूज कर सकते हैं, बशर्ते एपिटाइट होनी चाहिए। ये एक ही क्लिनिकल कंडीशन है। दूसरा एक और क्वेश्चन था रिलेटेड टू घृतपान को लेके कि हम इसे जो है यानी कि घृत कौन सा यूज करें, यानी कि सॉरी क्वेश्चन था कि जो सिद्ध घृत है राइनाइटिस के अंदर यूज कर सकते हैं, वो हम डायबिटिक पेशेंट को दे सकते हैं क्या? ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से शालू शिवा ने पूछा था। उनका मैंने सिंस नोट किया तो मुझे उनका भी नाम याद है। तो देखो, अब आपको पहला चीज बता दूं कि ये कॉन्सेप्ट दिमाग से निकाल दीजिए कि डायबिटिक के अंदर आप घृत नहीं दे सकते हो। फिर मैंने वही बताया कि थियोरेटिकली हमें ऐसा फिर से बताया जाता है, जो पहला आंसर था उसी का ही आंसर है कि आप अगर प्रमेह की चिकित्सा देखेंगे तो प्रमेह की चिकित्सा में शमन शोधन जो है पंचकर्म भी आया हुआ है, और एक तरह से वहां एक श्लोक आता है कि जहां लिखा हुआ है कि वातज में तैलपान मतलब आपको करना है, पित्तज में घृतपान करना है। तो जो एक तरह से स्नेह का वर्णन है डायबिटीज में आया हुआ है। अब आपका क्वेश्चन क्या होता है, आपका डाउट ऐसा होता है कि डायबिटीज कफज व्याधि है और घृत देने के बाद कफ बढ़ता है, तो इसलिए डायबिटीज पेशेंट के अंदर आप नहीं दे सकते। नहीं, ऐसा नहीं है। डायबिटीज पेशेंट को अगर प्रतिशया है और उसको रिकरेंट हो रहा है तो आप घृत पान देना ही चाहिए, या इजिली दे सकते हैं, या तेल पान भी दे सकते हैं। अभी बताता हूँ इधर क्यों। यहाँ आपको कफ दोष से ज्यादा इंपॉर्टेंस ये देखना है कि डायबिटीज पेशेंट में होता क्या है। डायबिटीज पेशेंट का धातु अग्निमंद होता है, उसके कारण अग्निमंदता के कारण धातु के अंदर द्रवता ज्यादा होती है। यानी कि प्रमेही पेशेंट जो होता है उसका शरीर जो होता है धातु अग्निमंदता के कारण हमेशा जो है एक तरह से आर्द्रता लिए होता है, इसलिए हम कहते हैं बहुद्रव श्लेष्मा। यानी कि उस शरीर के अंदर बहुद्रव है, और द्रव इसलिए है क्योंकि उधर अग्नि नहीं है। अब लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में क्या होता है कि हम उसको कटु तिक्त कषाय रस देते थे, यानी कि जम्बू का बीज दो, उसको जो है तिक्त रस दो, कटु रस दो, और हम ये विचार नहीं करते कि जिस पर्सन का धातु अग्निमंद है उसको बल मिलेगा कहाँ से। आपका जो खाया हुआ खाना आहार रस है वो भी तो वहां मेटाबोलाइज नहीं हो रहा है, तो आप कटु तिक्त कषाय रस दीजिए, इससे डायबिटीज कंट्रोल होगा। लेकिन लॉन्ग टाइम क्या होता है कि लॉन्ग टाइम जो है वो उसका बल का रहस्य होता है, धातु के अंदर स्नेह रहस्य होता है। तो इसलिए डायबिटिक पेशेंट जो उसको रिकरेंट ब्रोंकाइटिस है, राइनाइटिस है, ऐसे पेशेंट के अंदर 10 ml का घृत पान हमेशा आपको फायदेमंद ही रहेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ वो क्या करता है क्या नहीं है। घृत पान 10 ml तक इजिली दे सकते हो। अब यही है कि आपको अगर डर लग रहा है कि नहीं एपेटाइट कम है या ये सब चीजें कम है, तो प्रतिशा के अंदर सेम घृतपान पिंपली आंसू के साथ आप कंटिन्यूस दे सकते हो। तो आई होप सो डॉक्टर शालू को आपके क्वेश्चंस का आंसर मिल गया हो कि घृतपान आप डायबिटीज पेशेंट के अंदर भी इजीली चला सकते हो। अब इसका पार्ट जो नेक्स्ट क्वेश्चन था यानी प्रतिशा से रिलेटेड है, वो फिर से लोग मुझे बार बार एक ही चीज पूछ रहे कि ये ओज का कॉन्सेप्ट आया कहां से, यानी कि मैं बार बार क्यों मकर ध्वज को रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर ज्यादा इंट्रोड्यूस करने का कोशिश कर रहा हूँ, खास करके राइनाइटिस। तो मैंने जैसे पहले भी बताया कि मेरे बोलने पे नहीं जाइए, आप श्लोक के अंदर ध्यान दीजिए। सुश्रुत संहिता के अंदर अति व्यवहाय को पहला ही कॉज माना गया है प्रतिशा के कारण, यानी कि प्रतिशा में। तो अब दूसरी बात ऐसा है कि आप अगर हर श्लोक में देखोगे तो अति व्यवहाय, स्त्री सेवन, ये सब चीजें आती है।
अब उस पूरे श्लोक में मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि ये हेतु एक टिपिकल एज पॉपुलेशन में होगा, या एक ओल्ड एज पॉपुलेशन में जिसके अंदर धातुशय ज्यादा है, वात प्रकोप ज्यादा है, उसके अंदर भी जो है वात दुष्टि ज्यादा होगी और स्नेह कम होगा, बल कम होगा, ओज कम होगा, और जिससे प्राणवश होता है उसकी इम्यूनिटी डाउन होती है। तो एकदम यंग एज ग्रुप ऑफ ड्रग, यानी कि जो 10 ईयर के ऊपर है और 25 साल के नीचे है, 10 और 25, और दूसरा वो एज ग्रुप जो 55 के ऊपर है, इस दोनों के अंदर आप जब भी मकर ध्वज यूज करते हो तो आप याद रखना कि मकर ध्वज का काम है कि जो रिकरेंसी रेट है या उसके फ्रीक्वेंसी रेट है उसको कम करना, और वो कम करता है। ये कॉन्सेप्ट, आप ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि ये एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। आपके पास जब नेक्स्ट टाइम पेशेंट आएगा, आप उसको मकर ध्वज दे के देखिए, आपको खुद पता चलेगा कि वो पेशेंट जो इतने सालों से परेशान था, कितनी बार हमारे पास ऐसे भी पेशेंट आए कि जिसको मकर ध्वज का सूक्ष्म स्टार्ट किया है। इवन आप मकर ध्वज में उस दिन वो बता रहे थे कि मकर ध्वज काफी कॉस्टली है, तो हमने उनको ऑप्शन बताया कि उंझा कंपनी का जो मकर ध्वज है, ये बाकी मकर ध्वज जो ब्रांड में या मार्केट में आपको 1200 रुपीज का 10 टैबलेट है, 800 रुपीज का 10 टैबलेट मिलता है, ये स्वर्ण सिद्ध मकर ध्वज उंझा जैसे कंपनी है वो 300 रुपीज में 30 टैबलेट बनाती है। तो मुझे नहीं लगता कि 300 रुपीज में आपको अगर कोई 30 टैबलेट दे रहा है तो इट्स अ बैड चॉइस, गुड चॉइस है। इनफैक्ट मुझे याद है अभी भी जब मुझे सूक्ष्म नहीं देना होता, मैं वही कंपनी का यूज करता हूँ, और 1 टैबलेट जो है ओडी यूज पे करते हैं। अब बशर्ते थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वो इसलिए हो जाता है क्योंकि पेशेंट जब वो देखता है तो उसके ऊपर वाजीकरण लिखा होता है, उसके ऊपर जो शुक्र वृद्धि लिखा हो जाता है, पेशेंट थोड़ा गुमराह हो जाता है, उसको लगता है अरे मुझे राइनाइटिस का प्रॉब्लम है या डॉक्टर मुझे जो है सेक्सुअल डिस्फंक्शन का मेडिसिन दे रहा है। तो ये कॉम्प्लिकेशन होने के कारण मैंने स्टार्टिंग में बताया कि मैं सूक्ष्म देता हूँ, जो है मार्केट से उतार के नहीं देता हूँ, बट आप यूज करके देखिए, आपको ये फैक्टर मिलेगा। यानी कि कोई भी यंग एज बिटवीन 10 to 25 ईयर और 55 के ऊपर वाला हो, आप बिंदास डायरेक्टली मकर ध्वज डाल के देखिए, आपको प्रतिशा के किसी भी क्रॉनिक में जो नॉन मतलब रेजिस्टेंट हो, इवन जो ऑट्राविन रेजिस्टेंस भी जो प्रतिशा मिलता है कि जिसमें ऑट्राविन भी नहीं काम कर रहा है, वो भी आपको काम करके देता है। तो ये बात है ओज की, कि ओज का कॉन्सेप्ट इसलिए जो है काफी स्ट्रॉन्ग है, यानी कि इसके अंदर आपको वो फोकस देना ही पड़ेगा, आप खाली उसको अवॉइड करके नहीं चल सकते। संहिताकारों ने भी उसको उतना ही वेटेज दिया है। अब ये कैसे होता है, ओज नासा तक कैसे आता है, ये जैसे मैंने पहले बताया, ये एक्सिस में कभी और आगे जाके जो चैप्टर्स आएंगे उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। इसके लिए आपको ओज व्यापक, ओज स्तंभ, ओज शय, ये चीज के ऊपर थोड़ा सा फोकस रखना पड़ेगा। प्रतिशा के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, आई थिंक सो आप अपना क्वेश्चन भी डाल सकते हो। किसी ने रिलेटेड मेरे ख्याल से ये श्लोक के ऊपर फिर से विजया के बारे में डिस्कस किया था, तो उसके अंदर एक चीज आपको और ध्यान देना है कि इसमें लोग पूछ रहे थे कि पक्के घने नस्य, यानी कि जिसका राइनाइटिस के अंदर, प्रतिशया के अंदर जो स्पुटम है, यानी कि जो भी चीजें निकल रही है, ये एक नस्य फॉर्म पे मतलब घन फॉर्म पे निकल रही है। तो इसका मतलब क्या? देखो, इसका मतलब मैं बताता हूँ कि नस्य कैसा है। पक्को घने नस्य, इसका लोग ऐसा अर्थ लेते हैं कि जो कफ है वो घन हो गया है और इसलिए इधर चिकित्सा कफ की होनी चाहिए, पर ना ऐसा नहीं होता। इसको आप ऐसे ले लो कि जो म्यूकस नेजल एरिया से निकलता है या रेस्पिरेटरी ट्रैक में रहता है, वो ना तो एकदम विस्कोस हाइपर विस्कस होता है, ना लेस विस्कस होता है। वो एक ऐसा कंसिस्टेंसी के साथ रहता है कि उसके ऊपर कोई भी पार्टिकल आके गिरे तो इजीली एक्सपेल्ड आउट हो जाए। अब इसमें होता क्या है कि जब भी वातज प्रतिशय होता है, वात प्रधान प्रतिशय होता है, तो जब वो प्रकोप होता है तो कफ के घनता को बढ़ाता है, यानी कि उसके द्रवता का शोषण करता है। और यही रीजन है कि यहाँ जो है कफ प्रोमिनेंट नहीं है। यहाँ प्रॉब्लम ऐसा है कि वातज प्रोमिनेंट होके उस म्यूकस या उस ट्रैक के अंदर जो भी कफ है उसका थोड़ा सा शोषण किया है, इसीलिए घन कफ निकलता है। यानी कि ये बहुत ज्यादा छींकते और एंड में देखेंगे कि एकदम रेडिस स्पुटम आता है। अभी लोग बोलते हैं रेडिस मतलब इन्फेक्टिव होता है, ऑफकोर्स इन्फेक्टिव होता है। वो इन्फेक्टिव इसलिए होता है क्योंकि वो ड्रेन नहीं हो पाता, वो कहीं ना कहीं नेजल एरिया में, किसी न किसी साइनस एरिया में या किसी न किसी एरिया में वो स्टक होते रहता है, और जितना वो स्टक होते रहेगा, नहीं निकल पाएगा,
जितना स्टेगनेंट होगा उतना रेड आपको ग्रीनिश, उतना आपको जो है येलोइश दिखेगा। तो यहाँ भी जो चिकित्सा है नस से देना चाहिए इररिस्पेक्टिव। अब लोग बोलते हैं कि ये सामता है, तो ऑफकोर्स मैं मानता हूं कि ये सामता है, लेकिन आपको दूसरा ये भी तो नोटिस करना है कि इतना ड्राई एरिया में ये कफ निकलेगा कैसे, जिसके अंदर फिर से इतना स्टिकीनेस है। तो ऐसे टाइम पे बिना विचार किए आप नस से दे सकते हैं, बशर्ते वही मैंने बताया कि साम और निराम ये नोज से ज्यादा एक एक्यूट कंडीशन यानी कि तुरंत हुआ हो, 3 दिन का जो प्रतिशय हो। हाँ, दूसरा एक क्वेश्चन पूछ रहे थे कि नया प्रतिशय मतलब क्या। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि 5 दिन का जो प्रतिशय होता है वो नया होता है, नवीन होता है, उसमें नस से नहीं करना चाहिए। पर जैसे 5 दिन बीत जाता है तो आप उसको इजिली कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन रिलेटेड आया था कि इसके अंदर केवल सर्पिनी स्वेदन हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे थे कि इसके अंदर आपका कोई, मुझे 1-2 लोगों ने कल्प भी पूछा था, अगर आपका वो कल्प एक बार मुझे नाम बता देंगे तो हम उसके ऊपर भी डिस्कस कर सकते हैं। हम डिस्कस कर रहे थे, क्वेश्चन था यष्टि मधु ऑयल। तो लोगों ने पूछा था कि यष्टि मधु ऑयल जो है क्या ये मार्केट में मिलता है और क्या ये प्रतिशय में उपयोग होता है। तो मेरा फिर से बोलना मानना है कि ये काम करता है। यष्टि मधु मैंने जैसे पहले भी बताया कि ये एक तरह से ऐसा कल्प है जो कफ बढ़ाता है, थोड़ा सा स्नेह करता है, लेकिन वायु को प्रकोप नहीं करता। यानी कफ को बढ़ाता है, यानी कि ये कफ को मतलब शरीर से निकालता है। कैसे निकालता है देखो, ये कफ निकालना वर्ड होता जब मैं वो यूज करता हूं तो कफ ना 2 प्रकार के होते हैं, मलभूत कफ और प्रसादभूत भाग कफ। तो शरीर के अंदर जो प्रसादभूत भाग कफ है वो खाली यष्टि मधु से बढ़ता है, यानी जो आपको बल देता है, जो स्नेह देता है, क्योंकि इसके अंदर मधुर शीत मधुर गुण धर्म है। लेकिन ये पूछना कि ये मलभूत कफ को कैसे निकालता है, ये बोलना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि जब आप यष्टि मधु के गण में लेकर मतलब आप उसको देखोगे तो ये कंठ गण में भी आता है और लेखन गण में भी आता है। तो क्वेश्चन ऐसा है कि कैसे एक ऐसा ड्रग जो मधुर शीत मधुर है वो लेखन काम करता है, यानी जो मलभूत कफ है उसको छेदन करके निकालता है या उसको खींच के निकालता है। और प्लस थर्ड जो उसकी प्रॉपर्टी है ये व्रण रोपक भी है, यानी व्रण भी रोपण करता है। तो हमें ना नहीं पता कि ये कैसे मधुर शीत मधुर होके रोपण भी करता है, जो है मलभूत कफ का भी छेदन करता है, प्लस जो है प्रसादभूत भाग कफ को भी बताता है और वायु का भी शमन करता है। ये एक ना बहुत यूनिकनेस है यष्टि मधु गुण के अंदर। यही कारण है कि यष्टि मधु का जो तेल है आप मार्केट में देखोगे तो यष्टि मधु तेल जो एक है जो हम लोग एक वात रक्त में यूज करते हैं, लेकिन जिस यष्टि मधु तेल की मैं बात कर रहा हूँ वो केवल यष्टि मधु तेल है, यानी आप इसको घर पे भी बना सकते हैं। इसमें बहुत इजी है, क्योंकि इसमें जो तेल है उसको खाली यष्टि मधु के क्वाथ का ही पाक करना पड़ता है, यानी एक ही कंटेंट है, सिंगल कंटेंट है यष्टि मधु। तो यष्टि मधु ये मार्केट में जो है आयुर्वेद प्रतिष्ठान का फिलहाल मैंने देखा है और भी कंपनी बनाते हो। तो यष्टि मधु आदि तेल सेपरेट है, यष्टि मधु केवल तेल है वही खाली प्रतिशय के अंदर उपयोग पड़ता है। दूसरा एक क्वेश्चन मेरे ख्याल से टेक्स्ट बॉक्स में शालिनी बिस्ट है कि आपने बताया था कि ओके पंच महाभूत संप्राप्ति, मैंने स्टार्टिंग में पंच महाभूत संप्राप्ति के बारे में बताया है और एक बार उसको ये जब रिकॉर्ड करके पोस्ट करूंगा तो एक बार फिर से सुन लेना। लेकिन पंच महाभूत की संप्राप्ति जो है मैं एकत्र सबका नेक्स्ट वाले लेक्चर में बताने वाला हूँ, जब हम बात करेंगे अस्थमा के बारे में। तो वहां जो है ये, क्योंकि ये तीनों जगह जो संप्राप्ति है वो सेम ही रहने वाली है, खाली स्थान बदलते। प्रतिशय में जहां वो नासा के अंदर वो संप्राप्ति हो रही है, सेम टू सेम कास के अंदर वह उरह के ऊपर ज्यादा संप्राप्ति हो रही है, और तमक श्वास जैसे कंडीशन है इसके वो उसमें ज्यादा करके आपका प्राण व स्रोतस और नीचे का जो है अन्न व स्रोतस, ये दोनों के अंदर जो है स्थान संशय होता है। तो संप्राप्ति जो है स्थान खाली बदलता है हर डिजीज में, लेकिन सबका संप्राप्ति सेम होती है। तो नेक्स्ट वाला जो लेक्चर है उसमें हम उसको और डिटेल में देखेंगे, लेकिन फिर से ये स्टार्टिंग में मैंने वो डिस्कस किया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है किसी का ये पूछना कि पिंपली आसो ही क्यों पिंपली आसो को मैंने जो है एलर्जिक ब्रोंकाइटिस के अंदर प्रायोरिटी दी है। तो देखिए सबसे पहली बात, अगर आप पढ़ेंगे पिंपली आसो तो पिंपली आसो को हमेशा देखना है कि आप जब भी कोई ड्रग पढ़ते हो तो उसका पहली बात आपको ये देखना होता है कि उसका रोग अधिकार क्या है। दूसरी बात आपको ये देखना है कि वो काम कैसे करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि पिंपली क्या काम करता है तो पिंपली से आपको एक ही चीज दिमाग में आता है, वो है कि
हम इसको कफ में दे सकते हैं, हम इसको जो है एक तरह से आपका राइनाइटिस में दे सकते हैं, या हम इसको कोई प्रकार का जो भी रेस्पिरेटरी सिम्टम है उसमें दे सकते हैं। लेकिन अगर आप श्लोक देखोगे तो सबसे पहला वर्ड आता है कि पिंपली किसके लिए बेस्ट है। पिंपली है दीपन पाचन के लिए बेस्ट, यानी कि उसका कार्य है कि आमाशय के ऊपर जाके वो अग्नि वृद्धि का ही काम करेगा। और जैसे हमने पहले बताया कि भले मॉडर्न वाले इसके एक्सट्रैक्ट को लेके ऐसा बताया कि पिपरिन जो है हम लॉन्ग टाइम दे तो ये इम्यूनिटी बूस्ट करता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, बट इसका जो कार्यकारी फंक्शन है, एक्शन और प्रिंसिपल है, ये आमाशय के ऊपर अग्नि बढ़ा के ही जो है मलभूत कफ का शमन करता है और इस तरह से प्राणोच्छ्वास की इम्यूनिटी बढ़ती है। अब बात ये कि ये स्पेसिफिक कार्य करता है, यानी कि इसी जगह कार्य करता है, जो हमने लास्ट टाइम भी बताया था। और यही रीजन है कि आपको हमेशा एक ड्रग के बारे में जब बात करते हो तो उसकी गामित तो पता होनी चाहिए। जैसे अगर हम कफ के बारे में दूसरा ड्रग को ले, जैसे मरीच जैसे ड्रग, लोग पूछते मैंने मरीच के बारे में क्यों नहीं उल्लेख किया। मरीच काम करता है, ऑफ कोर्स मरीच एक ऐसा है कि आप अगर जैसे डिस्कशन हमारा चालू था तो हम बता रहे थे कि किसी को एलर्जिक अगर राइनाइटिस है तो 2 या 3 मरीच अगर वो खा ले ऑन द स्पॉट तो वो ना एक 30 to 40% है ना अपने आप ही जो रनिंग नोज सिम्टम वो हमेशा चला जाता है। इतना प्रमाथी ड्रग है, इतना वो जाके श्रोतस में जाके गामित तो करके वो पूरा का पूरा शोषण कर लेता है। तो ऐसे एक्यूट ड्रग भी हमारे पास है, लेकिन पूछोगे कि वो एक्शन कैसे इतना रैपिडली किया, तो फिर से उसका जो कार्यकारी प्रिंसिपल है या उसका एक्शन प्रिंसिपल है, फिर से वो अग्नि है। यानी कि जितना ज्यादा आपके पास अग्नि वृद्धि कर ड्रग होंगे, भले वो शुंठी हो, भले वो मरीच हो, भले वो आपका पिंपली हो, ये सब ड्रग है ना बहुत तीव्र अग्निवर्धक होते हैं। इसलिए इनको ऐसे लिस्ट में रखा गया है कि जहां आपको एक्यूट राइनाइटिस के ऊपर देना है। जैसे फॉर एग्जांपल इसको सिंपल रखो कि नेक्स्ट टाइम अभी जैसे सीजन चालू है, आपके पास कितना कफ एंड कोल्ड के पेशेंट आएंगे, सबको त्रिकटु देना चालू करो। आप देखोगे कि जितना आप मेडिसिन के ऊपर वेस्ट कर रहे थे कि आप इसको थोड़ा सा लक्ष्मी विलास दे दो या आप इसको सीतोपलादी दे दो, इतने सारे ड्रग दे दो, ये सीजन के अंदर त्रिकटु ही काम करेंगे। और वसंत ऋतु जैसे जैसे आएगा, कफ कॉम्प्लिकेट होगा, खाली त्रिकटु काम करेगा। वहां सीतोपलाटी ड्रग जैसे आप अगर वो क्रॉनिक हो गया तो आप दे सकते। तो हमेशा याद रखना कि त्रिकटु, पिंपली, ये सब ऐसे ड्रग है कि इसको आप एक्यूट कंडीशन में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन क्रॉनिक कंडीशन में खाली केवल पिंपली नहीं दे सकते। यही बात है कि वहां पिंपली आसो जैसे कल्प याद आते हैं, या पिंपली आसो जैसे कल्प का उपयोग होता है, क्योंकि वही जो है लॉन्ग टाइम आप विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन दे सकते हैं। क्योंकि लोग पूछते हैं कि संहिता के अंदर लिखा है कि शार, पिंपली और लवण इसका लंबे समय तक सेवन नहीं करना चाहिए, बट जैसे हमने बताया कि पिंपली आसो जैसे कल्प, 64 प्रहरी पिंपली जैसे कल्प या पिंपली रसायन, ये सब आप लॉन्ग टाइम तक उस प्रोसेस से दे सकते हो, तो इसका कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं। दूसरी बात, फिर से लघु मालिनी वसंत को लेके आया था कि लघु मालिनी वसंत का जो है लॉन्ग टाइम उपयोग क्या है। तो मैंने लेक्चर में भी बताया था और मैं भी शायद उन्होंने मिस कर दिया कि लघु मालिनी वसंत के अंदर जशद जैसे कल्प है, ये प्राण व श्रोतस के श्लेष्मा को बल देते हैं। ये लाइन मैंने फिर उस दिन एक लेक्चर में भी बताया था कि रस तनिणी के आप यशद कल्प के अंदर अगर देखोगे तो ये लाइन आया हुआ है। तो ये एलर्जिक राइनाइटिस, स्मोकर्स कफ, ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकिटेसिस, ऐसे कल्प के अंदर आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हो। यानी कि आप कभी भी आपके पास पेशेंट आते हैं, आप बोलते हो कि इसके अंदर स्वर्ण मालिनी का उपयोग करो, तो स्वर्ण मालिनी आप दो। यस, स्वर्ण का जो एक एक्स्ट्रा काम होता है वो है मांस को बल देना, मांस धातु को बल देना। तो जब सीओपीडी पेशेंट आते हैं या ब्रोंकिटेसिस के आते हैं, एम्फाइसीमा के पेशेंट आते हैं, स्मोकर्स कफ के आते हैं, इनका अगर बल क्षय ज्यादा है, मांस विहीनत्व ज्यादा है, तो ऐसे टाइम पे स्वर्ण मालिनी वसंत यूज कर सकते हो, जहां यशद भी है, स्वर्ण वस भी है और बाकी ड्रग के इंग्रेडिएंट का काम आ जाता है। बट आपका एक्यूट अगर राइनाइटिस है, न्यू कफ है, उसके अंदर स्वर्ण मालिनी जैसे ड्रग को वेस्ट करना कोई मतलब बोलते बुद्धिमानी का काम नहीं है। ऐसे में आप लघु मालिनी वसंत ही जो है इजीली दे सकते हो। इनफैक्ट इसको दूसरी तरह से एक्सपीरियंस करो कि नेक्स्ट टाइम आपको कोई भी कोविड का पेशेंट मिले या कोई भी कफ एंड कोल्ड का मिले, जो अभी आप देखो इवन ओमिक्रॉन के केसेस में भी हम ऐसा देख रहे हैं कि भले कितना भी लाइट ले, लेकिन एक बार होता है तो 8-8, 9-9 दिन, 1-1, 1.5 महीने तक कफ बनी रहती है। ऐसे कंडीशन के अंदर भी लघु मालिनी वसंत जैसे कल्प काम आते ही आते, भले वो बोले 5 दिन के ऊपर हो। तो लघु मालिनी वसंत एक ऐसा ड्रग है कि जिसके अंदर नवनीत का भ्रूणत्व है,
स्नेह बढ़ाता है, मरीच भी है सूक्ष्म स्रोतोगामी के लिए, और फिर आपको जो है एक है यशत कल्प है, यानी कि वो प्राणवशोतस के श्लेष्म कला को बल देता है। तो ये चीज आपको समझना है कि ये कॉम्प्लेक्स मतलब जिस तरह से इसकी रचनात्मक है, ऐसे इसको वसंत मालिनी नहीं कहते, यानी इसके अंदर ऐसी पूरी प्रोबेबिलिटी है कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली अग्नि वृद्धि करके कफ दोष के जो मलभूत भाग है उसको कम करते। दूसरा कि ये जो है स्नेह प्रदान करता है, यानी बल देता है। तो आपके प्रतिशा के अंदर आपके अंदर दो ही टारगेट होनी चाहिए, एक तो अग्नि अच्छी होनी चाहिए, दूसरा आपके ड्रग के अंदर स्नेह होना चाहिए। यही रीजन है कि बार बार श्लोक के अंदर आपको जो है सबसे पहले ना जो है घृतपान का वर्णन किया। तो जैसे वही मैंने बताया कि हम डर के मारे और चीजों को थोड़ा मिसअंडरस्टैंड करते हैं और इसलिए हम प्रैक्टिकली देने से थोड़ा डरते हैं, लेकिन आप अपने प्रतिशा के पेशेंट के अंदर घृतपान करा के दीजिए। अब एक जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो बहुत इंटरेस्टिंग था कि घृतपान कराए कब। तो नॉर्मली जैसे हम बोलते हैं कि आपको सुबह उठ के जो एक चम्मच घी पीना है, यहाँ ये काम नहीं करता। ये इसलिए मॉर्निंग में काम नहीं करेगा क्योंकि जब आप स्पेसिफिकली एलर्जिक राइनाइटिस के लिए देते हो, ये जो है ऊर्ध्व अंग है, यानी कि शिरा एरिया है, तो ऊर्ध्व जत्रुगत विकार के लिए जो आप ड्रग देते हो उसका काल है निशी काल, यानी कि बेड टाइम पे। तो बेड टाइम पे दिया हुआ घृत, यानी कि खाना खाने के 1 घंटे के बाद घृत देना और बाद में उसको गर्म पानी देना और फिर सुनाना। तो जो निशी काले घृत है या बेड टाइम पे दिया हुआ घृत है, यही ज्यादा करके आपको जो है काम आएंगे। वो वहां भी जो डोज है वो 10 ml ही है, आप इसको बढ़ा के 20 ml भी कर सकते हैं, बट आई थिंक सो 10 ml इनफ होता है, क्योंकि जो घृत का यहाँ काम है ये खाली है एक तरह से स्नेह बना के रखना, बोझ बना के रखना, इम्यूनिटी बना के रखना, और बाकी जो एक्स्ट्रा ड्रग आपने दिया हुआ है वो काम करता ही है। यानी कि ऐसा भी आप नहीं समझ सकते कि घृत अकेला काम करता है। घृत का जो एक्शन टारगेट है वो आपकी इम्यूनिटी को जो बचा कुचा है उसको प्रिजर्व करके रखना है। और जो हम लोग बाकी ड्रग यूज करते हैं एज अ 3-कटू, एज अ सुंठी पिंपली, या आप यूज करते हो तालीसादी, या आप जो है लक्ष्मी विलास रस यूज करते हो, ये सब जो है एक तरह से दोष के शीतत्व को कम करता है। तो इसलिए जो कैटेगराइजेशन है वो बहुत ही सिंपल है ये ऐसे कंडीशन में जहां हम लोग ये बात करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जो एक और क्वेश्चन आया कि कास व्याधि के अंदर जो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था कि हम कास के अंदर पेशेंट को कितने लंबे तक मेडिसिन यूज कर सकते हैं। तो जैसे मैंने पहले ही बताया कि जब भी आप आम पचन का मतलब ये करो, मतलब इसको सिंपल रखो कि आपके पास एक्यूट कफ का अगर पेशेंट आता है तो आप एक फॉर्मुलेशन ही बना लो। जैसे मैंने वही बताया कि एक्यूट आपके पास कफ का सिम्टम है तो हम उसके अंदर ज्यादा करके रस का विचार करते हैं। अब आप पूछो कि क्या ड्राई है, क्या वेट है। अगर समझो आपके पास नहीं टाइम है, आप बहुत बिजी और नहीं डिसाइड कर पा रहे हो कि कटु तिक्त का शायद है, तो जैसे हम फॉर्मुलेशन यूज करते हैं कि सीतोपलादी को टंकन के साथ मिक्स कर दो, या सीतोपलादी यष्टि टंकन। अभी हम क्यों देते हैं सीतोपलादी यष्टि टंकन? सीतोपलादी यष्टि टंकन इसलिए देते हैं क्योंकि सीतोपलादी के अंदर जो है आपका सबसे ज्यादा शक्कर यानी कि मधुर रस आ जाता है, थोड़ा बलवर्धन हो जाता है, वहां आपका कषाय रस वंशलोचन भी आ जाता है, बाद में दालचीनी पिंपली जैसे कटु तिक्त रस प्रधान जो है ड्रग आती जाते हैं। यष्टि मधु जो है मधुर रस को कवर करता है, और जो क्षार है वो विच्छेदन का काम करता है। यानी कि जब आप सीतोपलादी यष्टि टंकन का कॉम्बिनेशन यूज करते हो आप तीनों चीज को कवर करते हो। लेकिन मेरा जो सबसे बड़ा कंसर्न है, जो मतलब मैं हर बार बोलता हूँ कि मुझे सीतोपलादी के वंशलोचन की क्वालिटी के ऊपर हमेशा डाउट आती रहती है। यही रीजन है कि आप देखोगे कि प्रिस्क्रिप्शन के अंदर ज्यादा करके मैं यष्टि मधु को थोड़ा अवॉइड करता हूँ, और मैं अगर यूज करता हूँ तो किसी एक क्रॉनिक केस में जब बिल्कुल भी ठीक नहीं होता, तो जैसे मैं इनडायरेक्टली अगर मुझे पूछो तो यष्टि मधु का चलन मेरे प्रैक्टिस के अंदर थोड़ा कम है। रीजन ये है कि कषाय रस प्रधान वंशलोचन जो है ये अभी भी मार्केट में मिलना डिफिकल्ट है। तो कंपनी क्या डालती है, किस तरह से डालती है, उसको डाउट आता है, और जब मुझे डाउट आता है तो मैं उस ड्रग को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। यही रीजन है कि अगर सीतोपलादी के बदले दूसरा रस अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से आप लवंग आदि वटी का यहाँ उपयोग कर सकते हो। लवंग आदि वटी के अंदर आप अगर देखो, थोड़ा उसका फलश्रुति देखो और उसका आप जो कंटेंट देखो, तो वहां लिखा हुआ है कि जो भी कास है कोई भी प्रकार का हो, पंचकास, वो 8 घंटे के अंदर यानी कि 2 से 3 प्रहर के अंदर जो है उसका शमन होता है। और आप उसको देखोगे कि उसके अंदर भी कषाय रस प्रधान कधीर प्रधान जो है ड्रग है।
तो ऐसे ड्रग काफी काम आते हैं, तो आपको हमेशा एट द एंड रस को समझना पड़ेगा किसी भी कास पेशेंट को देने के लिए। एक और क्वेश्चन ये था कि प्राण व शोथस का मेडिसिन गुरुत मुहुर मुहुर देना हो तो कैसे देना चाहिए? प्राण व शोथस के अंदर घृत मुहुर मुहुर नहीं देना चाहिए। रीजन ये है कि मुहुर मुहुर जो ड्रग दिया जाता है वो प्राण व शोथस के अंदर शमन के लिए दिया जाता है, किसी दोष को कम करने के लिए। यानी कि जैसे कोई एक्यूट आपके पास अस्थमेटिक पेशेंट आ गया, या किसी को बहुत ज्यादा ब्रेथलेसनेस हो गया, यानी कि जहां दोष वृद्धि है वही प्राण व शोथस के अंदर मुहुर मुहुर देना चाहिए। घृत मुहुर मुहुर देने के लिए नहीं है, क्योंकि जो एक्यूट कंडीशन है उसके अंदर अवरोधात्मक संप्राप्ति ज्यादा है। प्राण व शोथस के अंदर जो मुहुर मुहुर देना है वो है जैसे दशमूलारिष्ट जैसे कल्प है, द्राक्षारिष्ट जैसे कल्प है, समीर पन्नग जैसे कल्प है, रस सिंदूर जैसे कल्प है, या मकर ध्वज जैसे कल्प है। यानी कि मुहुर मुहुर देने का जो डोज है वो हमेशा भस्म का होता है, अभ्रक भस्म का होता है। तो संख्या संप्राप्ति के अनुसार जब आपके पास पेशेंट कॉम्प्लिकेटेड आता है, वो कितना सीरियस होता है उसके ऊपर आप अपने जो स्ट्रेंथ भी बढ़ा सकते हैं। जैसे रस सिंदूर को सबसे कम माना जाता है, फिर उससे थोड़े तीक्ष्ण को मतलब जो है एक तरह से मल्ल सिंदूर को माना जाता है, उससे कॉम्प्लिकेट मतलब और स्ट्रॉन्ग जो है दरस सिंदूर। तो जो सिंदूर कल्पना है ये जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाते हो वैसे वैसे तीक्ष्णता बढ़ती जाती है। तो प्राण व शोथस के मुहुर मुहुर के लिए कॉम्प्लिकेशन के लिए हमेशा ड्रग जो है वो भस्म के लिए है, तो आप उसको मुहुर मुहुर दे सकते हो किसी भी आसो अरिष्ट के साथ। तो आप यस इसमें भी कास में यूज कर सकते हो, पर जैसे मैंने वही बताया कि एक्यूट सीवियर कास के अंदर ही ये मुहुर मुहुर काम आता है, और उसमें आसो अरिष्ट दिया जाता है हमेशा किसी हर्बो मिडल मेडिसिन के साथ। वहां जो है घृत का कोई रोल नहीं है। तो ये पूरा का पूरा ओवरऑल क्वेश्चंस है कि जो मैंने आई होप सो ज्यादा से ज्यादा कवर कर लिया है। अब फिर भी कोई क्वेश्चंस रहेगा, मैं जैसे वही बताया कि एक सिंगल का पोस्ट करना आंसर देने से बेटर है कि जितने भी क्वेश्चन है वो एक साथ लेके एक ही सेशन में लोग डिस्कस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम आपका जो भी क्वेश्चन है आप अरेंज रखिए, हम लोग एक ऑनलाइन जो लाइव एक दूसरे से बात करेंगे और इसको कवर करेंगे। तो इसको मैं जस्ट पोस्ट करने जा रहा हूँ, आप गो थ्रू कीजिए। किसी का अगर क्वेश्चन रह गया हो तो आप जरा मुझे फिर से बताइए, तो मैं उसे भी लेने की कोशिश करता हूँ। सो थैंक यू टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग। और हम इसके कल के जो है प्राणव शोथस यानी अस्थमा, वो कल हम एक इवनिंग में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। अब क्या करेंगे बाबू, साला रिकॉर्डिंग नहीं लगा रखा था।